आज सबसे पहले दोनों बातें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। आज यहाँ पर मैं ना तो किसी चिकित्सा के बारे में बोलने वाला हूं और ना ही किसी व्याख्यान के या पंचकर्म के बारे में बोलने वाला हूं। आज मैं आपसे कुछ जो कि इम्पोर्टेंट बातें हैं कि जो हमारे प्रैक्टिस में मस्ट है, ज़्यादा जरूरी है, इन बातों के ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। एज अ सीनियर फ्रेंड या एज अ बड़े भाई के या तौर से या बड़े भाई समझ के यदि आप मेरी बातें सुनते हो तो इस चर्चा में ज़्यादा मजा आ सकती है और ये चर्चा हम अच्छी तरह से माइंड में रख सकते हैं। कई वैद्यों के मुझे फोन आए कि सर आप किसी व्यापक पे बोलिए या उत्तर बस्ती पे बोलिए या किसी कर्म पे बोलिए। तो मैंने कहा इसके पहले 26 वेबिनार में व्याख्यान हर एक कर्म के ऊपर हुए हैं। ये 27वां व्याख्यान इस लॉकडाउन में चल रहा है। तो जो नेसेसरी है वो आज मैं बताने वाला हूँ। मुझे प्रैक्टिस को 33 ईयर्स हुए हैं और मेरे सक्सेस का जो राज है, जो फंडा ऑफ सक्सेस है, इसके कुछ अहम पॉइंट्स आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। इसका आपको आगे के प्रैक्टिस में, क्योंकि इस 30 दिनों में काफी ज्ञान, काफी स्वानुभव कई वैद्यों के आपको मिलने वाले हैं और इस ज्ञान को अपने प्रैक्टिस में किस प्रकार से इम्प्लांट करना है, किस प्रकार से उसको अप्लाई करना है, इसके कुछ नुस्खे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज वो बातें हम सुनेंगे। यहाँ पर ये नासिक का 2016 में जो हाईटेक आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सालय शुरू किया था, ये सब हमारा है, हम सबका है। हर व्याख्यान में मैं नासिक या कोपरगांव के हॉस्पिटल के फोटोग्राफ सब वैद्यों को दिखाता हूँ। उसका उद्देश्य यही होता है कि इससे बढ़िया, इससे ज़्यादा अच्छा हाईटेक हॉस्पिटल्स पूरे इंडिया में यदि आयुर्वेद के होते हैं तो हम विश्व को बता सकते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। ये वहां का एक शिरोधारा कक्ष था। ये अलग अलग कर्म के रूम है। ये शिरोधारा में एक डोम बनाया हुआ है और उनमें ये एलईडी लाइट्स लगाए हुए हैं और अष्टकोणी है, यानी जो 8 दिशाएं होती है, 6 दिशाएं और 2 ये दिशाएं, ऐसे 8 दिशाएं जो होती है, तो ये 8 दिशाओं की पावर, ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे इकट्ठा होता है। इस रूम में तुम जस्ट एंटर भी करते हो तो एकदम अलग सा फीलिंग, एक माइंड पे एक हल्कापन महसूस होता है। तो ये शिरोधारा की ये विशेषता यहाँ पर है। ओके। तो हम आज की जो हमारा चर्चा का विषय है, फंडा ऑफ सक्सेस, इसके और हम बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि कई बार हम काफी क्वालिफाइड, हाई क्वालिफाइड होते हैं, एमडी पीएचडी भी होते हैं, लेकिन कई बातें ऐसी होती कि जो हमें प्रैक्टिस में सक्सेस नहीं देती। तो ऐसे कौन सी बातें हैं, उस बातों पे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला अहम पॉइंट है वो है पर्सनालिटी। जिसे मैं कहूंगा कि मैं सुंदर हूं, मेरा क्लिनिक, मेरा अस्पताल सुंदर है। जनरल प्रैक्टिस में या हमारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में डॉक्टर इस शब्द को काफी ग्लैमर है, काफी वेटेज है और काफी एक रिस्पेक्ट डॉक्टर इस शब्द को है। यदि कोई डॉक्टर ऐसा शब्द कहता है तो हमारे आंखों के सामने एक सूट टाई पहनी हुई कोई सिंसियर, फ्रेश, प्रसन्न मूड वाली एक सिंसियर, होशियार व्यक्तिमत्व का चेहरा हमारे सामने आता है। लेकिन हम वैद्य लोग आज भी इस पंक्ति में, इस लाइन में नहीं बैठ सकते या नहीं बैठते हैं, ऐसे खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है। हम यदि वैद्य कहते हैं तो हमारे आंखों के सामने कोई बूढ़ी व्यक्ति पगड़ी धोती पहने हुए और छोटे से एक पुरातन फर्नीचर में बैठी हुई हमारे आंखों के सामने आता है। ये कोई बुरी बात है ऐसा मेरा कहना नहीं है, क्योंकि ये पहले जमाने में था। लेकिन समय के साथ चलते हुए, आधुनिकता के साथ चलते हुए उसमें बदलाव, चेंज जरूरी है। इसलिए जो भी पेशेंट हमारे पास आता है वो उसके आरोग्य का, उसके जीवन मरण का प्रश्न लेकर हमारे पास जब आता है और फर्स्ट लुक में यदि हम उसके ऊपर इंप्रेशन नहीं बना पाए तो वो किस श्रद्धा से हमारी चिकित्सालय, ये क्वेश्चन उसमें बनता है। किसी की पर्सनालिटी अच्छी है तो उसको जनरल लाइफ में, किसी भी बिजनेस में कितना फायदा होता है, कितना मुनाफा होता है, ये आपने शायद सुना होगा या अनुभूत किया होगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि ऐसे कई वैद्य हैं कि जो कहते हैं कि हमें तो नेचुरल ब्यूटी नहीं है,
नो डाउट यदि नेचुरल ब्यूटी नहीं है तो हम नीट क्लीन अप टू डेट रह सकते हैं। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारी बात करने का तरीका है, उसमें डेफिनेटली हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो कि आगे के पेशेंट जो हमारे पास आएगा उसके ऊपर हम इम्प्रेशन बना सकते हैं। इस पर्सनैलिटी का प्रैक्टिस में कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है, ये मैंने मेरे प्रैक्टिस में कई बार देखा है और आज भी देखते आ रहा हूँ। मैंने 1988 में 1987 में मैं नाना के पास था, और उसके बाद में 1988 में मैंने कोपरगांव जैसे छोटे से तहसील प्लेस में मेरा छोटा सा क्लिनिक, जो कि 6x16 यानी एक रेलवे के डिब्बे से भी छोटा, ऐसा मेरा क्लिनिक मैंने शुरू किया था। मेरी उस समय जो मेरा वजन जो था, वेट था 49 kg था, एकदम कृश शरीरयष्टि मेरी थी। यदि किसी को मैं डॉक्टर हूँ ऐसे कहता था तो नीचे से ऊपर तक मुझे घूरते हुए मुझे नजर आता था। मैं उस समय मेरे ईश्वर से, मेरे भगवान से काफी झगड़ा करता था कि मुझे ऐसी पर्सनैलिटी क्यों दी, क्योंकि कोई योग्य डायग्नोसिस भी मैं करता था या कोई परफेक्ट डायग्नोसिस भी होता था तो सामने वाला पर्सनैलिटी के कारण उस पर बिलीव नहीं करता था, विश्वास नहीं रखता था। 1989 की बात है। हमारे शहर के एक रिटायर्ड टीचर जिनको हिपेटोमा यानी सीए ऑफ लीवर ये डायग्नोसिस हुआ था, और उस समय कोई ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन या काफ़ी इनोवेशन नहीं हुआ था, तो टाटा ये वर्ड तब भी फाइनल अथॉरिटी थी और आज भी वही फाइनल अथॉरिटी है। बॉम्बे में टाटा हॉस्पिटल में उनको दिखाया गया और उन्होंने फिर सभी इन्वेस्टिगेशन के बाद बताया कि ये लास्ट स्टेज का लीवर कैंसर है, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप इनको घर लेकर जाइए और उनकी सेवा कीजिए। आज तक निडर या कॉन्फिडेंस रखने वाले वो पेशेंट ने जब ये बातें उनके बच्चे से, उनके बेटे से डॉक्टर की करते हुए उन्होंने सुनी, तो वो भी मन में डर गए, या मन में उनका भी जो कॉन्फिडेंस था ये लूज हो गया। कोपरगांव आने के बाद में एक दिन उनका बेटा शाम के समय मेरे क्लिनिक में आया और उसने कहा कि मेरे पिताजी को लीवर कैंसर है, तो क्या आप आकर देख सकते हैं क्या? तो मैंने कहा आ सकता हूँ, क्योंकि उस समय तो इतने पेशेंट नहीं थे। मैं शाम को उनके घर जब गया तो बिना बनियन के वो बेड पे लेटे थे, पुरुष शरीरयष्टि थी, हाइट काफी 6 फीट 2 इंच की हाइट थी, और दूर से ही राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक में यकृत प्रदेश में स्वेद, जिसे उत्सेद हम कहते हैं, स्वेलिंग या आंखों से भी नजर आ रहा था। और उनको अम्ल पित्त या शारीरिक मानसिक दुर्बलता, उल्लास, वहां पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक में पेन्स, ये काफी लक्षण उनमें थे। तो मैंने उस समय ये सोचा कि हम यदि उनको बल दे, वात पित्तज्ञ चिकित्सा करे, कुछ लेखन बल ऐसी वात पित्तज्ञ चिकित्सा करे तो शायद उनको फायदा हो सकता था। इसलिए उस समय मैंने स्वर्ण रोग पर सूचकर गिलोय सत्वों में सूक्ष्म करके एक एक पुड़ी या सुबह शाम दी, आरोग्यवर्धिनी, शंखवटी और कैशोर गुगुल, ये उनको 2-2 गोली सुबह शाम शुरू की, और अभ्यंतर शतावरी, अश्वगंधा, परपटी, हरितकी, पुनर्नवा, माका, एस्टिमोदे कॉम्बिनेशन आधा चम्मच लेने के लिए कहा, और दशांग लेप में ताम्र भस्म मिलाकर राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक पे एक्सटर्नल बाह्य लेपन करने के लिए उनको बता दिया, और कुछ पित्त के पथ्य बताकर मैं घर चला आ गया। दूसरे हफ्ते की दवा उनका बेटा लेके गया, तीसरे हफ्ते के लेकर गया, और 3 हफ्ते के बाद में मैं उत्सुकता से उस पेशेंट को देखने उनके घर चला गया। और जब मैं गया तो मैं भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि दूर से ही उनका जो स्वेलिंग था ये आंखों से कम हुआ नजर आ रहा था। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे काफी आराम लग रहा है, पेन्स काफी कम हुए हैं, भूख भी लग रही है, उल्लास भी कम हुआ है, और मुझे एनर्जेटिक लग रहा है। तो मैंने कहा आप टेंशन मत लो, आप डेफिनेटली ठीक हो जाओगे। तो तुरंत उन्होंने कहा कि वो टाटा के इतने बड़े डॉक्टर्स तो झूठ नहीं बोलेंगे, उन्होंने तो कहा मैं 40-45 दिन ही जीवित रह पाऊंगा। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आप ठीक हो सकते हो। लेकिन मेरे पर्सनालिटी के कारण वो मानने को तैयार नहीं थे। तब मेरे मन में विचार आया कि जिस कोपरगांव के एक सर्जन डॉक्टर ने उनका सीए डायग्नोस किया था, यदि मैं उनको कहता हूँ और वो आके उनको कहते कि फर्क पड़ा है, तो शायद इनकी विल पावर बढ़ेगी, ये इनका खाना ज्यादा शुरू हो जाएगा, तो शायद उनका बल बढ़ने के कारण उनकी लाइफ स्पैन बढ़ सकती है। तो दूसरे ही दिन मैं उस सर्जन डॉक्टर के पास गया, उनको मैंने मेरी पहचान करा दिया और मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस में यहाँ पे करता हूँ, और ऐसा ऐसा पेशेंट सीए ऑफ लीवर था, आपने डायग्नोस किया था, मैंने मेरी आयुर्वेद ट्रीटमेंट उनको शुरू की है, 3 हफ्ते चिकित्सा को हुए हैं और उनको सिम्टोमेटिकली काफी अच्छा लग रहा है। तो यदि आप आकर उनको देखते हैं और आपको जो लगे, जो दिखता है वो सही हो झूठ हो, जो दिखता है यदि आप कहते हैं तो शायद आप पे वो विश्वास करेंगे और उनका लाइफ स्पैन बढ़ सकता है, उनकी आयु बढ़ सकती है।
तो तुरंत उन्होंने कहा कि कैंसर ऐसे 2-3 हफ्ते में कभी कम नहीं होता है, वहां आके मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मन में काफी गुस्सा आया, लेकिन पर्सनालिटी या कोई बातों में वजन नहीं था, इसलिए मैंने उनको कुछ जबरदस्ती नहीं की। मन में मैंने यही सोचा कि ये आदमी यदि आता और यदि झूठ भी बोलता, तो किसी झूठ से यदि किसी की लाइफ बनती है, किसी को फायदा होता है, तो वो झूठ झूठ नहीं होता। लेकिन उन्होंने ना कर दिया, और फिर यही चिकित्सा आगे चलती रही। और जैसे जैसे उनके दिन नजदीक आने लगे, वैसे उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया, और धीरे धीरे वो क्रूश होते गए, और 4.5 महीने के बाद में उनका देहांत हुआ, वो शांत हो गए। यानी 3 महीने का बोनस लाइफ उनको आयुर्वेदिक चिकित्सा से उनको मिला था। इस केस से दो बात मुझे सीखने को मिली। नंबर एक, यदि हमें एक्सपीरियंस है, हमारी पर्सनैलिटी है, तो डेफिनेटली हम उस पर कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं या सामने वाले पे प्रेशर बना सकते हैं। और दूसरी बात ये थी कि 3rd स्टेज का भी यदि कैंसर है और हम आयुर्वेद चिकित्सा करते हैं, तो उस व्यक्ति को पीसफुल डेथ देने का काम आयुर्वेद डेफिनेटली करता है। और उसके बाद में आज तक ऐसे कई पेशेंट अलग हमने देखे कि लास्ट स्टेज का भी यदि पेशेंट है, तो उसके जो पेन्स होते हैं वो देखकर आंखों में पानी आता है, आंसू आते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट का पेन्स, उनका दर्द, दुख दर्द आयुर्वेद चिकित्सा से डेफिनेटली कम होता है, और पीसफुल डेथ, हैप्पी डेथ उनको मिलती है। इन शॉर्ट, मेरी पर्सनैलिटी नहीं थी, मेरे बातों में वजन नहीं था, मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए उस पेशेंट को मैं बचा नहीं सका। ऐसे कई विद्यार्थी हमारे पास आते हैं कि जो एमडी हुए होते हैं, लेकिन उनका बात करने का ढंग काफी अशुद्ध होता है, उनके रहन सहन, वो जो कपड़े पहनते हैं, ये काफी खराब होते हैं। उनको देख के लगता भी नहीं कि ये डॉक्टर है या एमडी डॉक्टर है, और आगे चल के वही होता है कि प्रैक्टिस में वो अनसक्सेसफुल रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा कई बार कोई स्टूडेंट कहते हैं, सर पर्सनैलिटी नहीं, वर्ण काला है, ब्लैक है, तो क्या करेंगे? तो मैं उनको हमेशा बराक ओबामा का उदाहरण देता हूँ, जो कि यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट होने से पहले यदि कोई उनका फोटो देखता तो शायद उनको आम आदमी समझता, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट बने, जब उनके स्पीच शुरू हुए, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका वो बॉडी लैंग्वेज का कॉन्फिडेंस, या उनके बात करने का ढंग, उनके रहन सहन देखने के बाद कोई भी उनके सामने उनके ऊपर अट्रैक्ट होता था। यानी ये पर्सनैलिटी यदि नेचुरल ब्यूटी नहीं होती है तो भी तुम बना सकते हो। यही बात हमारी जो क्लिनिक है, एक क्लिनिक के बारे में होता है। कई बार हम अच्छे हैं लेकिन हमारा क्लिनिक गंदा है, तो सामने वाला आने के बाद में उसके सामने हमारा इंप्रेशन गलत जाता है। मैंने ऐसे एक वैद्य को देखा था कि उसके टेबल के आजू बाजू में सब डब्बे खुले रहते थे, और उस डब्बे पर भी धूल रहती, डब्बा कचरा था, और वो सामने दवा अमृत के है, वो दवा देता है तुम्हारी दिक्कत। और जो भी पेशेंट है हमारे क्लिनिक में आने के बाद में, भली हो जी हो, लेकिन आने के बाद वो फ्रेश लगना चाहिए। फिर मुझे आज भी याद है, मेरा जो 88 का क्लिनिक था, सिंपल जगह थी, सिर्फ 15,000 में उस समय मैंने दवा के साथ में फर्नीचर करवाया था। आज भी मुझे वो फर्नीचर याद है, सिंपल फर्नीचर था लेकिन अट्रैक्टिव था। उसके बाद में हम 93 91 में 400 स्क्वायर फीट के जगह में गए, उसका भी फर्नीचर आज भी में हम उस समय 2007 2011 में फिर से हमने रिन्यूएशन किया, अलग एक्सपेंशन किया, और आज बराबर 10 साल हो रहे। आज भी तुम हमारे क्लिनिक, हमारे वो बड़े अस्पताल में आ जाओ, कोई बोलेगा नहीं इसको कि 15 साल हुए। इतना क्लीन नीट रहता है। शाम को यदि तुम कंपार्टमेंट देखो, सब देखते हो, तो कोई बोलेगा नहीं हरे जा रहा है, शायद इंडिया होते हैं। इतना क्लीन रहता है, स्मेल नहीं रहता है। और यदि वास्तुशास्त्र के हिसाब से तुम तुम्हारा क्लिनिक बनाते हो, छोटा हो कुछ भी हो, तो आने वाला पेशेंट आने बाद में हो जाता है, आधा इंप्रेशन वहां बन जाता है। बाद में तुम्हारे जो किस प्रकार से तुम उस कन्वर्सेशन करते हो, किस प्रकार से उसको इम्प्रेस करते हो, उस आगे डिपेंड हो। मैंने पेशेंट देखा है कि आज भी 3 घंटे हमारे वेटिंग में बैठते हैं, और अंदर आने के बाद, हाँ सर यहाँ आने के बाद अच्छा लगता है, जस्ट आपको देखा, आपको मिला, मुझे अच्छा लग रहा है, जस्ट मिलने आए थे, और हाथ जोड़ के चले जाते हैं। एक अच्छा उदाहरण मैं बताना चाहूंगा कि 4 साल पहले
हमारे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के एसपी सुपरिटेंडेंट के लिए आना का, जो हमेशा फोन करते थे बड़े साहब आने वाले। मैंने कहा आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे 5-6 बार आ रहे। 5:45 वो अस्पताल में उनकी एंट्री हुई, साथ में 2 के लिए मैंने कैमरे में मैंने उन किया, तो उन्होंने जस्ट सब मैंने उन, तो उन्होंने देखा। मैंने कहा सर अंदर एंटी चेम्बर में चलो, तो उन्होंने कहा सर इफ यू डोंट माइंड मैं प्रॉब्लम के बाद फिर मैं उनके पास, मैंने कहा सर प्लीज आप अंदर में बैठिए, अच्छा है वो वहाँ पे और वो मैं लास्ट में आऊंगा। और आप विश्वास होगा 9-8:30 तक वो सब कॉन्फ्रेंस के लिए चला गया। और वहां जाने के बाद वो वहां मिलने आया और उसने कहा सर प्लीज आप मेरे क्लिनिक आ जाइए। और कॉन्फ्रेंस के बाद में मैं जब उनके क्लिनिक पे गया, तो वो उस रास्ते के आखिरी एंड पे वो क्लिनिक, वो बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के 5वें माले में उसका क्लिनिक था, वो फ्लैट था, और वहां पे उसका चिकित्सालय उसने शुरू किया था। उस बिल्डिंग के सामने और उस बिल्डिंग के आगे पूरा टोटल ये 1.5 एरिया था, ओपन स्पेस थी जो कि मिलिट्री की थी। और नीचे एंट्री में ही 2 शॉप में 2 आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, 2 वैद्य बैठे थे। और ऊपर मैं जब 5वें माले पे गया तो बाजू में एक स्पा था, और उसके अंदर उसने नो डाउट काफी अच्छा बनाया था। क्लिनिक एकदम क्लीन नीट, और फर्नीचर भी काफी अट्रैक्टिव था। तो बातों बातें में उससे बात की, कैसा है रिस्पांस कैसे। उसने कहा सर अभी तक तो नहीं है। मैंने कहा 6 महीने में कितने पेशेंट हुए। तो उसने कहा सर आज तक एक भी पेशेंट नहीं हुआ। मैं शॉक हो गया, क्योंकि 25,000 किराया उसको उस जगह पे था, उसका मेंटेनेंस 5,000, यानी 30,000 पर मंथ वो घर से खर्च कर रहा था, और 6 महीने में एक भी पेशेंट नहीं हुआ था। मुझे काफी बुरा भी लगा। और नीचे उतरने के बाद मैंने उसका बोर्ड ढूंढने की कोशिश की, तो उसने कहा सर मैंने ऊपर लगाया है, यानी 5वें माले के टेरेस पे उसने बोर्ड लगाया था, जिसका जो फ्रंट था वो ओपन स्पेस के सामने था। और बोर्ड भी उसने 60,000 का नियॉन साइन बोर्ड बनाया था, जो कि नीचे से ऊपर तक दिखाई नहीं देता था। दूर से देखेगा तो सामने ओपन स्पेस थी, यानी नीचे बोर्ड नहीं, ऊपर का बोर्ड दिखता नहीं है, और कोने में जगह ली है, तो कौन आपके पास आने वाला है। तो मैंने उसको कहा तू पागलपन मत कर, यहाँ से शिफ्ट हो ले दूसरी जगह पे। 25,000 रुपए में तू प्राइम लोकेशन पे भी छोटी जगह लेता तो तेरी प्रैक्टिस अब तक स्पीड पकड़ ली होती है। तो इस प्रकार से वेटिंग कहाँ तक करना है ये हर एक ने समझना चाहिए। तो हम आगे के पॉइंट में जाते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वातावरण निर्मित। यदि मुझे आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी है, ये तय होता है, तो जब तक जगह नहीं मिलती है तब तक मेरे गांव में मैंने आयुर्वेद 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 एक प्रकार की वातावरण निर्मित करनी चाहिए। आप सभी को पता है कि दोष दुष्ट से समूर्चना जब होती है तो व्याधि होता है, यानी दोष दुष्ट से समूर्चना होकर उसमें वैश्य में आता है तब व्याधि संप्राप्ति होती है। वैसे ही यदि ज्यादा हीट बनेगी तो समुद्र के पानी की भाप होगी, उसके क्लाउड्स बनेंगे, और उसको ठंडी हवा लगने के बाद बारिश होगी। इनमें से एक भी फैक्टर यदि कम ज्यादा होता है तो बारिश नहीं होती है। उस प्रकार से हमें ये सब पॉइंट्स का विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। मुझे याद है 87 में मैं नाना के पास से आया था, और 1 साल कोपरगांव में मुझे जगह ढूंढने में लगे थे। तो इस 1 साल में जो भी लोकल पेपर थे उनमें मैं आयुर्वेद की सक्सेस स्टोरीज लिखता था। आयुर्वेद का एक नॉर्मल लैंग्वेज में लोगों को समझ में आए इस लैंग्वेज में आयुर्वेद की जानकारी लिखता था। तो उस प्रकार से आप एक माहौल क्रिएशन आपके गांव में करना है। रोटरी क्लब हो, लायंस क्लब हो, और कोई भी समाज सेवी संस्था है, तो इस संस्था से सबसे पहले जुड़ जाना है, क्योंकि उनके 70-80 फैमिलीज तुमसे कनेक्ट हो जाती है। और कोई भी बड़ा त्योहार हो, 15 अगस्त है या प्रजासत्ताक दिन है, उन दिनों में वहां पे जाकर सीनियर सिटीजन में जाकर उनको समझ में आए इस लैंग्वेज में, इस हल्की फुल्की भाषा में आयुर्वेद की जानकारी उनको देना है, आयुर्वेद के ऊपर व्याख्यान देना है। और इस प्रकार से यदि तुम करते हैं, वातावरण निर्मित करते हैं, तो आगे प्रैक्टिस जब शुरू होती है तो लोग फर्स्ट डे से तुमको रिस्पांस मिलता है। आपको याद होगा कि राज कपूर की फिल्म तुम याद करो, वो हमेशा सस्पेंस क्रिएट करते थे, सेक्स कभी नहीं दिखाते थे, लेकिन सबसे ज्यादा सेक्स
राज कपूर ने दिखाया, लेकिन थोड़ा सा दिखाते थे, लेकिन ईगर से उत्पन्न होती थी और लोग उसके लिए जाते थे। इस प्रकार से आप बड़े पैम्पलेट बना सकते हैं, बड़े होर्डिंग लगा सकते हैं। क्या आप कमर लंबर पेन से ग्रस्त हो, क्या आप माइग्रेन से ग्रस्त हो, क्या आप आर्थराइटिस से ग्रस्त हो, तो जल्दी आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। ऐसे 8, 10, 15 बार ऐसे यदि होता है तो लोग में एक उत्सुकता बनती है कि यार क्या है, कौन आने वाला है। और उसके बाद में फिर आयुर्वेद की सेवा हम आपके शहर में अंडर वन रूप आपकी सेवा में जल्दी आ रहे हैं। और इस प्रकार से यदि हम आगे जाते हैं तो एक प्रकार का माहौल क्रिएट होता है और हमें प्रैक्टिस डालने के बाद में उसमें उसका काफी अच्छा फायदा होता है। जो अब प्रैक्टिस में है उन सभी वैद्यों को मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारे जितने भी एविडेंस है, जितने भी सक्सेस स्टोरीज है, उनको सिंपल लैंग्वेज में आर्टिकल्स लिखो। कहीं भी एडवर्टाइज देने के बजाय, पेपर वाले यदि आते हैं एडवर्टाइज दे दो, तो उनको बोलना मुझे एडवर्टाइज नहीं चाहिए, मेरा आर्टिकल पेपर में छपवाओ, भले वो पेड आर्टिकल हो। लेकिन वो आर्टिकल यदि छपता है और तुम्हारा नीचे नाम आता है तो लोग वो पढ़कर तुम्हारे पास आते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे कंप्लेंट है, मुझे भी ये प्रॉब्लम है, मुझे ट्रीटमेंट लेना है। तो तुम्हारी वो एडवर्टाइज के पैसे जो होते हैं, जो फीस होती है, वो एक 15-3 हफ्ते में निकल जाती है। और सिर्फ एडवर्टाइज करते हो, नाम देते, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। इसलिए लोगों को समझ में आए, लोगों को अच्छा लगे, अपनापन लगे, ऐसे ही आर्टिकल्स यदि तुम लिखते हैं तो उसका डेफिनेटली फायदा होता है। मैं तो कहता हूँ कि मेरे जितने भी आर्टिकल्स है, मेरी बुक आपको मिलेगी। आज भी बुक पढ़ के कई पेशेंट्स आते हैं कि हमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, तो उसका काफी प्रैक्टिस में सक्सेस में फायदा होता है। अब अगला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ टाउन, यानी मैं प्रैक्टिस कहाँ डालूं। आपकी क्या राय है? यदि आज यहाँ पर 801 वैद्य अवेलेबल है, सुन रहे हैं, यदि मैं आपको पूछता हूँ कि क्या मैंने या हर एक वैद्य ने अपनी प्रैक्टिस नेटिव प्लेस में डालनी चाहिए या दूसरी जगह डालनी चाहिए? मेरा कहना है कि नेटिव प्लेस में प्रैक्टिस नहीं डालनी है, क्योंकि हमारे गांव में हमें हाफ पैंट से लोग पहचानते हैं। जब हम छोटे होते हाफ पैंट में घूमते हैं, तब से लोग हमें देखते हैं। और जब हम बड़ा डॉक्टर होके जब आते हैं अपने गांव में, तो लोगों को एक सब छोटा ही समझते रहते हैं, अपने गांव का है, उसे क्या अकल थी, ये इधर उधर घूमता था। तो एक रिस्पेक्ट उनके मन में नहीं रहता है। और वो पहचान होने के बावजूद भी विश्वास न होने के कारण वो तुरंत अपने पास कभी ट्रीटमेंट को नहीं आते। और यदि आ भी जाते हैं तो अपना ही है, फीस क्या देनी है, फीस का पूछते भी नहीं है। और यदि मुझ जैसे तुम भी हो स्वभाव के, या मांगना नहीं किसी से, तो वो दवा लेकर सीधे चले जाते हैं और आते रहते हैं, दवा लेकर चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि काफी आर्थिक इकोनॉमिक टूट तुम्हारे प्रैक्टिस में आ जाती है, कोई फायदा नहीं होता है और रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता है। और यदि हम दूसरी जगह पे प्रैक्टिस शुरू करते तो नो डाउट पहचान न होने के कारण थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन जो भी आता है वो विथ रिस्पेक्ट आता है, और जो भी फीस तुम मांगते हो वो फीस तुमको मिलती है। इसलिए यदि पॉसिबल है तो नेटिव प्लेस में प्रैक्टिस नहीं डालनी है। यदि प्रैक्टिस मुझे किसी अलग गांव में डालनी है, या प्रैक्टिस डालने से पहले क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले उस गांव का सर्वे करना चाहिए। वहां का पॉपुलेशन कितना है, उस गांव में आयुर्वेद प्रैक्टिस करने वाले वैद्य कितने हैं, उस गांव में कौन से व्याधि ज्यादा है, उस गांव की पेइंग कैपेसिटी कैसे है, उस गांव की लोगों की टेस्ट कैसे है, वहां का किराया कितना है, रेंट कितना है। ये इन सब बातों का हमें सोचना, इन बातों का विचार करना चाहिए। अब महाराष्ट्र में ऐसी सिचुएशन है कि एक एक बिल्डिंग में 5-5 पंचकर्म सेंटर्स तुमको दिखाई देंगे। इसलिए महाराष्ट्र में अभी काफी सैचुरेशन हुआ है। इसलिए महाराष्ट्र में जो भी वैद्य आते हैं तो उनको सेटल होने में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैं जितने भी नए बच्चे आते हैं उनको एक ही कहता हूँ कि अब स्पेशलिटी लेकर, कोई डिसीज लेकर, या किसी फैकल्टी के स्पेशलिस्ट बनकर यदि तुम लॉन्च होते हैं तो डेफिनेटली पहले दिन से एक एक दो दो करते पेशेंट आगे शुरू हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि तुम सुपर कंसल्टेंट के तौर पे पहचाने जाते हो। तो मैं सभी बच्चों को आजकल ये कहते हो कि आउट ऑफ महाराष्ट्र तुम्हें स्काई द लिमिट है, वहां जाओ, थोड़ा स्ट्रगल होगा, लेकिन जाने का माइंड तुम्हारा, साहस तुम में चाहिए। घर वाले को छोड़ने की या तुम्हारी या इच्छा चाहिए, या घर वालों से दूर रहने का तुम्हारा मन बनना चाहिए। और यदि बनता है तो तुम डेफिनेटली अलग स्टेट में जाके प्रैक्टिस करो। वहां पे काफी, यदि तुम में कॉन्फिडेंस है, और आयुर्वेद में तो आयुर्वेद तो ये सोना ही है, तो डेफिनेटली वहां पे तुम्हारी प्रैक्टिस चल जाती है। ऐसे मैंने कई वैद्य देखे कि जो वापी, सिलवासा, गुजरात या कई जम्मू में, दिल्ली में जाके सेटल हुए हैं और अच्छा खासे कमा रहे हैं, अच्छा खासा प्रैक्टिस वहां पर कर रहे हैं। अब कुछ वैद्य बोलेंगे कि हमारा तो अभी प्रैक्टिस हमने शुरू की है
और अब अभी हम कहाँ से गांव, अलग से गांव का विचार करेंगे। तो एक वैद्य मुझे मिले थे कि जो मेरे गांव के नजदीक के गांव में प्रैक्टिस करे थे। उन्होंने कहा कि सर हमारे गांव में काफी लोग कंजूस है, पेमेंट ही नहीं देते, फीस 100 बोले तो 50 ही टेबल पे रखते हैं, तो प्रैक्टिस ही आगे नहीं बढ़ रही, तो क्या करो। तो मैंने उसको कहा कि एक काम कर ले, तो फीस, उनको कोई पूछता है फीस कितने है तो उनको बोलना मेरी फीस नहीं होती है, मैं सिर्फ दवा के पैसे लेता हूँ। और तू दवा के 200 रुपए लेता है तो तू दवा के 350 रुपए कर दे, 100 रुपए फीस कट कर दे। कोई संयंत्र देने को तैयार नहीं होता है तो उसकी फीस ज्यादा लगती है, तो उनको बस्ती में एडजस्ट कर ले, या वो ट्रीटमेंट वो फीस कम करके दवा में एडजस्ट कर ले। और एक बार उसको रिजल्ट मिलता है तो दवा उनको कहना और थोड़ी अच्छी दवा देंगे लेकिन उसकी कॉस्ट ज्यादा है। जो जो पैसे तुम्हारे डूबे हैं वो हंसते खेलते उसके जेब से तुम निकाल सकते हो। और उस प्रकार से उसने जब शुरू किया तो एक 6 महीने के बाद जब मुझे वो मिला था तो उसने कहा सर आपका नुस्खा चल गया, अब मैं बराबर एडजस्ट करता हूँ और बराबर मेरा टारगेट अचीव हो रहा है। तो इस प्रकार से यदि तुम करते हो तो डेफिनेटली उसका फायदा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आत्म परीक्षण, जिसे मैं सेल्फ एग्जामिनेशन कहूंगा। कई वैद्य मिलते हैं कि सर प्रैक्टिस को 3 साल हो गए, 4 साल हो गए और 6-7 पेशेंट के आगे प्रैक्टिस ही नहीं जाती है। कई एडवर्टाइज देके देखी, सब देखा, लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं आगे बढ़ती है। जब ऐसे आपके साथ भी होता होगा तो हर एक वैद्य को सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। आईने के सामने बैठो या अंतर मन में आंख बंद करके मेरी कहाँ गलती होती है इसके ऊपर तुमको सोचना है। पहली बात ये सोचना है कि तुम जो दवा दे रहे हो उस दवा से पेशेंट को उपशय मिलता है या नहीं मिलता है। यदि नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है, क्यों मैं जो दवा इस्तेमाल कर रहा हूँ वो दवा उस क्वालिटी की है या नहीं, उस स्टैंडर्ड की है या नहीं। यदि उपशय मिलता है और पेशेंट दोबारा नहीं आता है तो शायद उसको फीस, मेरी फीस ज्यादा लगती है क्या। यदि दोबारा नहीं आता है तो मेरे काउंसलिंग में कई गलती होती है क्या, या मैं पेशेंट को अच्छी तरह से समझा नहीं सकता हूँ क्या। ऐसे अनेक अनेक पहलू उसमें होते हैं। या कई मेरे पेशेंट से किसी को तकलीफ होती है क्या, क्यों पेशेंट नहीं आते हैं। तो इसके ऊपर हमें स्टडी करना चाहिए, एग्जामिनेशन करना चाहिए। यदि हम प्रकृति परीक्षण से चिकित्सा करते तो उससे कोई तकलीफ नहीं होती है। मैंने एक नासिक जिले में एक भैया बाबा करके एक वैद्य थे, अनएजुकेटेड थे, 4वीं पास थे, लेकिन वो एक बड़े कंपनी में थे, वहां से उनको निकाल दिया और एक खेड़े में आके उन्होंने अपनी नाड़ी परीक्षा से आयुर्वेद चिकित्सा शुरू की। अब अनपढ़ होने के बावजूद भी उनका दिमाग देखो कि उन्होंने उस समय ये एडवर्टाइज कर दी कि मुफ्त, नो कंसल्टेशन, फ्री चिकित्सा, सिर्फ दवा के चार्जेस। और उस व्यक्ति की नाड़ी परीक्षा, आज भी मैं मानता हूं, उनको सलाम करता हूं कि उनकी नाड़ी परीक्षा अच्छी थी, लेकिन उनकी चिकित्सा पद्धति 100% रॉन्ग थी। यदि कोई पेशेंट उनके पास जाता था और उनको तकलीफ होती तो जितने भी दवा है वो सब दवा का मटका पद्धति उसको बोलते कि सब भी इकट्ठा करके उसको देता था। एक दिन एक पुलिस कांस्टेबल उसके बीवी को लेके मेरे पास 89 में आया था। उसको वो पित्त प्रकृति का और उसको अस्थमा था। मैंने उनको कहा इनको पित्त प्रकृति, ऑलरेडी इनको अम्ल पित्त की शिकायत है, उल्टियां भी होती है, तो इनका यदि हम वमन करवाते हैं वसंत ऋतु में तो वमन करने के बाद में उनका अच्छा फायदा होगा। मैं भी नया था, उनको वो बात हजम नहीं हुई, दोबारा मेरे पास आए नहीं। लेकिन एक दिन एक लोकल फिजिशियन का मुझे फोन आया कि ऐसा ऐसे एक पेशेंट है, उसने आयुर्वेदिक दवा ली और वो अनकॉन्शियस हुई है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू देख ले। उन्होंने मेरे पास भेजे तो वही पुलिस कांस्टेबल उनको बीवी को उठा के मेरे पास लेकर आए। मैंने कहा क्या हुआ, उन्होंने कहा हम उस बाबा के पास गए थे, उन्होंने दवा दिया और उन्होंने आज दवा ली और वो चक्कर आके गिर गया, अनकॉन्शियस हो गए। वो जो दवा थी उनके छोटे से नोटबुक पे वो लिख के देते थे। अब वो पित्त प्रकृति की महिला थी और उसको अस्थमा था, तो उसको मल्ल सिंदूर, रस सिंदूर, श्वास कोटार रस, तालिसादी चूर्ण, पिपल्ली चूर्ण, उसमें 64 प्रहर पिपल्ली चूर्ण, श्रृंग, ये कॉम्बिनेशन उसने शहद में अदरक स्वरस में लेने के लिए कहा था। साथ में कनकासो दिया था और श्वास का चिंतामणि, ये भी उस समय जो वैद्यनाथ की आती थी उसने दी थी। तो उस दिन उसने खाली पेट वो ले ली, पित्त का प्रकोप हो गया और वो सिंकोपल अटैक में चली गई। तो मैंने कहा इसीलिए मैंने आपको कहा था। तो उसने कहा वो मैं फेंक देता हूँ, मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, आप उसको ट्रीट करो। तो इन लोगों के बारे में ये होता है कि इनकी निगेटिविटी कभी मार्केट में नहीं जाती है। ये जो बाबा लोग होते हैं, यदि इस पेशेंट को तकलीफ हुई, उसको मैंने कहा कि जाके उनको बताओ, उन्होंने कहा जान दो, छोड़ो, वो कहा सीखा हुआ है, मैंने फेंक देता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन यदि उसको वहां पर कफ प्रकृति की रहती और उसने ये दवा ली होती तो डेफिनेटली उसको अस्थमा में अच्छा फायदा हो जाता है। और 10 लोगों को कहता मैं वहां जाके आया, वो फीस नहीं लेते, सिर्फ दवा के पैसे लेते हैं और मेरी बीवी एकदम ठीक हो गई।
तो पॉजिटिविटी ज्यादा फैलती है, निगेटिविटी नहीं फैलती। हम वैद्यों के बारे में वैसा नहीं है। यदि मेरे पास किसी पेशेंट को ऐसे हो जाता है तो डायरेक्ट पेशेंट ये कहेगा कि उनके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से उसको रिएक्शन आ गई और आयुर्वेद के नाम पे एक क्रॉस आ जाता है। एलोपैथ के बारे में हम यदि सोचते हैं किसी डॉक्टर के पास फर्क नहीं पड़ता है तो वो 1000 डॉक्टर के पास जाएगा लेकिन एलोपैथी बंद नहीं करेगा। लेकिन हम आयुर्वेद वालों को बारे में एक दुर्भाग्य है कि यदि मुझसे फर्क नहीं होता है तो वो ये कहता है कि मैंने आयुर्वेद ले ली लेकिन फायदा नहीं हुआ, यानी मानो आयुर्वेद में मैं अकेला वैद्य हूँ। तो ये हमारे बारे में होता है, इसलिए इसके बारे में हमें अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए, अच्छी तरह से प्रिकॉशन लेना चाहिए कि पेशेंट को मेरे ट्रीटमेंट से तकलीफ ना हो, ये सबसे पहले फर्क होता है और जो फायदा होगा वो 100% फायदा होता है। इसलिए प्रकृति परीक्षण से यदि तुम करते हो, कम दवाई देते हो, पेशेंट के कन्वीनियंस के अनुसार तुम दवा देते हो, महंगी अफोर्डेबल दवा देते हो तो डेफिनेटली उनमें सक्सेस मिलता है। इसलिए कड़वी दवा या ज्यादा महंगी दवा और ज्यादा संख्या में यदि दवा देते हो तो डेफिनेटली तुम्हारी प्रैक्टिस कम होती है। कन्वीनियंस ये देखना बड़ा जरूरी होता है। मेरे पास जितने भी आज तक वैद्य आए सभी ने देखा होगा कि मैं किसी को भी अनुपान नहीं बताता हूँ, ना तो गर्म पानी से लेना है या ना तो शहद में लेना है, किसी को भी परहेज नहीं बताता हूँ। क्योंकि यदि मैं किसी को कहता हूँ कि शहद में लेना है, रात को गर्म पानी के साथ में लेना है, वो पहले 5-6 दिन तक गर्म पानी से लेता है और एक आध दिन उसको कंटाला आ जाता है, वो कहता है जान तो गर्म पानी कंटाला आ गया, वो दवाई नहीं लेता। उसके बजाय यदि वो ठंडे पानी से भी लेता है तो फर्क थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन रेगुलर वो लेगा और फायदा उसको हो जाएगा। कई बार ऐसे होता है कि आपने देखा होगा, मैं कभी भी असावरिष्ट मेरे प्रैक्टिस में नहीं है। भूनिमादिकात, पथ्यादिकात, जीरकादिष्ट और ज्यादा से ज्यादा सारस्वतारिष्ट, बस ये 4-5 आसनों से ज्यादा मैं नहीं लिखता हूँ। यदि कोई लड़की आती है, महिला आती है, पित्त प्रकृति है और उसको पता है कि भूनिमादि या पथ्यादिकात से उसको फर्क पड़ने वाला है, लेकिन कड़वा होने के कारण मैं कभी भी उनको नहीं देता। मैं सिरप लिख देता हूँ, सिरप डिवासिड लिखूंगा या एक्टिव एंटासिड लिखूंगा या हिमकोसिड लिखूंगा या आम्ल पित्त मिश्रण लिखूंगा, तो ये सिरप भेज देता हूँ। और एक बार वो उसका विश्वास आने के बाद फिर एक दिन बोलना थोड़ी कड़वी दवा देता हूँ, उससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो उसका माइंड बन जाता है, प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ कड़वी दवा है। लेकिन जब वो लेती है तो उसको पता चलता है इतनी कुछ कड़वी नहीं, तो आराम से लेती है। यदि पहले ही दिन मैं उसको कड़वी दवा दे दूंगा तो दोबारा वो आएगी नहीं। या चूर्ण है, हमने शुरुआत में आज कई वैद्यों ने चूर्ण देना ही बंद किया है, लेकिन चूर्ण यदि तुम नहीं देते हो, सिर्फ टैबलेट देते हो, फिर 5 प्रकार के दे दो, 6 प्रकार के दे दो, ज्यादा पैसे तुम चार्ज नहीं कर पाते। इसलिए चूर्ण कॉम्बिनेशन देना है और वो देने के कारण तुम ये बोल सकते कि उसमें काफी महंगी भस्म हमने मिला है तो इसके चार्जेस इतने होते हैं, उसको कोई आर्गुमेंट नहीं करता है। इसलिए चूर्ण तो देना है, लेकिन लेने में कन्वीनियंस किस प्रकार से हो। शुरुआत में हम मिल्क पाउडर उसमें मिलाते थे जिसके कारण लेने में वो मीठा लगता था। आजकल कोई भी पेशेंट हो उसके मिश्रण में अष्टमधु चूर्ण हम मिलाते हैं ताकि लेने में उसको थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगता है। और फिर एक बार आदत पड़ने के बाद यदि पेशेंट कोई बोलता है कि सर चूर्ण नहीं देना है तो उसको लेने का तरीका बोलना है। पानी में घोल के नहीं पीना है, मुंह खोलो, उसमें आधा चम्मच चूर्ण डालो, मुंह खुला ही रखो। यदि मुंह मिटते है तो ठसका आता है तो पानी मिक्स करो, मिक्स करके गिट लो, टेस्ट नहीं पता चलती। और ये भी हम कह सकते हैं कि तुम मीठा खाते हो, खट्टा खाते हो, आम्ल रस लेते हो, तुरट रस लेते हो, लेकिन कड़वा कुछ लेते हो तो पेशेंट कहता है नहीं। इसलिए कड़वा रस लेना जरूरी होता है क्योंकि कड़वा रस सभी रस का एंटीडोट होता है। ये यदि तुम समझाते हो तो पेशेंट का माइंड बन जाता है और वो आराम से वो दवा लेता है। तो इस प्रकार से कम दवा में, ज्यादा महंगी दवा न देते हुए सस्ती दवा में और थोड़ी दवा देना है, 2 या 3 गोली पतली दवा पाउडर, बस इतना ही चाहिए। 10-10 प्रकार की गोली तुम देंगे, सुबह खाने से पहले, खाने के मध्य में, खाने के बाद में, तो इस प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट तुम करते हो तो पेशेंट ज्यादा दिन ये ट्रीटमेंट लेता नहीं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, शायद इसमें काफी कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये पेशेंट साइकोलॉजी। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं सबको मैंने हर बार कहा है कि पहले पेशेंट की साइकोलॉजी कैच करो। यदि साइकोलॉजी तुम कैच करते हो तो पेशेंट परमानेंट तुम्हारा बन जाता है। मैंने शुरुआत में आपको कहा है कि आप काफी भाग्यवान हो, क्योंकि आज पेशेंट तुम्हारे पास यदि आता है तो गूगल पे डायरेक्ट डायग्नोसिस करके आता है। हमारे पास पेशेंट डायरेक्ट डायग्नोसिस करके आता है और कहता है सर रक्तमोक्षण करना है, सर बस्ती लेना है। तो ये मैं क्रेडिटेबल फील करता हूँ, गर्व महसूस करता हूँ कि इतना आयुर्वेद हमने यहाँ पर लोगों में इम्प्लांट किया, लोगों में हर घर घर तक पहुंचाया है।
हमारे जमाने में जब मैंने 88 में प्रैक्टिस शुरू की थी, तो पेशेंट आने के बाद क्या होता है पूछने पे वो सिर्फ हाथ आगे करता था और कहता था नाड़ी देख के बताओ। सही में मैं हाथ जोड़ के आपको कहता हूँ कि उस समय भी मुझे नाड़ी का ज्ञान नहीं था और आज भी इतना नहीं है। और उस समय जो 4-5 पेशेंट आने वाले थे और उसमें यदि मैं कहता कि मुझे नाड़ी परीक्षा नहीं आती, नाड़ी विज्ञान नहीं आता है, तो वो पेशेंट चले जाते और शायद आज मैं इस स्टेज पर नहीं होता। तो फिर क्या करता मैं, तो फिर उनकी नाड़ी देखना है और नाड़ी देख के बोलना है आपको कमर में दर्द है, तो तुरंत बोलता कमर में तो दर्द नहीं है। तो फिर आजकल कॉन्स्टिपेशन उस समय भी कॉमन था, तो आपको पेट साफ नहीं होता है, तो तुरंत हाँ हाँ पेट साफ नहीं होता, और फिर वो आगे शुरू हो जाता था। कई पेशेंट ऐसे रहते थे कि वो कहते थे कि नहीं पेट तो साफ होता है। फिर मैं कहता था कितनी बार जाता हूँ, वो कहता था कि 3-4 बार जाता हूँ। तो फिर मैं उनको तुरंत कहता था कि मॉर्निंग टू मॉर्निंग उसको पेट साफ कहते हैं, 3-4 बार जाते हो यानी तुम्हारा पेट साफ नहीं होता है। इसलिए मैं पेट जस्ट टोनिंग करो उसको कहना है कि आत्मा ने आपको पेट साफ नहीं होता, और फिर आगे के कंप्लेंट वो खुद के खुद बताता था। इसलिए आप लोगों को पेशेंट ने एंटर करने से बैठने तक, यानी जब वो आता है तो किस प्रकार से आ रहा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका शरीर यष्टि कैसे है, बाल कौन से, कपाल कौन सा है, आंख, नासा, ओष्ठ, मुस्टैक, उसका चीन कैसे है, वो किस प्रकार से बात कर रहा है, ये करीबन 10-15 बात तुम्हारे सामने माइंड में तुरंत क्लिक हो जाती है कि इसकी प्रकृति कौन सी है। और फिर उस प्रकृति के हिसाब से तुम यदि क्वेश्चन पूछते हो तो आगे वो बोलना शुरू कर देता है और वो इंप्रेस हो जाता है। कई लड़कियां आती है सामने, आने के बाद तो लड़कियां शक्ल से ही पता चलती है पित्त प्रकृति की है। यदि पिंपल्स है तो आने के बाद तुरंत तुम पूछ सकते हो कब से है पिंपल्स है, तो वो कहती है इतने इतने दिन से। अचार कितना खाती हो, वो कहती थोड़ा ही खाती हो, नहीं वो कहती है कि खाती है, तो तुरंत कहना खाती है पता है, लेकिन कितना खाती है, रोज खाती है, वो कहती है रोज खाती है। तो फिर बोलना नाक तो तेरे गुस्सा गुस्सा तो तेरे नाक के नोक पे होगा, तो उसके माँ या कोई साथ में, तो तुरंत कहते हाँ सर बहुत गुस्सा करती है। तो इससे उनका एक इंप्रेशन तुम्हारा बन जाता है। तो कई बार ऐसे पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर तुम भविष्य भी जानते हो क्या, क्योंकि शक्ल से ही पता चलता है। यदि लड़की है या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के लिए आती है तो उसके यह जो जॉइंट होते हैं यहाँ पे ब्लैकिश होता है। जिनको चिकन पॉक्स बचपन में हुआ है, जस्ट हाथ देखने के लिए बोलो तो चिकन पॉक्स कब हुआ है, तो तुरंत कहती है हाँ बचपन में हुआ था। तो माँ बेटी एक दूसरे के सामने देखने लगते हैं, एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, कैसे क्या पहचाना, तो होता है। कई कहते कि नहीं हुआ है, तो तुरंत हम कहते हैं कि बचपन का तुझे कहाँ याद है, माँ को पूछो। वो फोन करके पूछते और कहते हाँ सर हुआ था। यानी वहां पे इंप्रेशन तुम बना सकते हो। या कोई बूढ़ा है उसको टेबल पे लेटने के लिए कहते हो, जब वो टेबल पे लेटने जाता है तो जैसे एक स्टेप चढ़ेगा तो चेहरे पे थोड़ी भी सिकन जाती है तो समझ लेना उसको घुटनों में दर्द है। और लेटते लेटते देखना है कमर में दर्द है तो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। फिर नाड़ी पकड़ के तुम कह सकते हो कब से घुटनों में दर्द है, कब से कमर में दर्द है। तो इस प्रकार का इंप्रेशन साइकोलॉजी तुम कैच करते हैं, तो एक प्रकार का भरोसा उस पेशेंट का तुम पे हो जाता है। मैं तो हमेशा कहते आया हूँ कि हमारे बीएमएस हम लोग बॉर्न गोल्डन स्पून, बॉर्न विथ गोल्डन स्पून नहीं है, हम बॉर्न विथ स्ट्रगल है, स्ट्रगल लाइफ से है। और मैंने खुद के बारे में एक एक्सपीरियंस, मैंने एक ट्रू स्टोरी है कि जो यही स्टोरी मैंने कई लोगों के मुंह से उनके साथ होते हुए मैंने सुनी है, लेकिन ये मैंने मेरे कॉलेज लाइफ में देखी है। जबकि मैं 3rd ईयर बीएमएस में था, मेरा रूम पार्टनर जो था वो फाइनल ईयर बीएमएस में था। वो जिस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के लिए जाता था वहाँ पे कुछ एमबीबीएस के लड़के थे, एक एमबीबीएस, एक डिप्लोमा आर्थोपेडिक कर रहा था, एक फिजिशियन के लिए एंट्रेंस दे रहा था। ऐसे वो डॉक्टर उनके एक फ्रेंड थे। और नासिक में एक मेन रोड है जो एक फेमस मेन रोड है, वहाँ पे सब कॉलेज स्टूडेंट शाम के टाइम में वहाँ इकट्ठे होते थे। तो उस दिन मेरा रूम पार्टनर बोला चल मेरे साथ, मेरे फ्रेंड भी आने वाले, तेरी पहचान करा देता हूँ। और हम मेन रोड पे जाके खड़े हो गए। वो तीनों भी डॉक्टर्स आए थे, उनमें एक आर्थो कर रहा था डिप्लोमा, एक एमडी की पीजी कर रहा था और एक एमबीबीएस फाइनल ईयर में था। तो उन्होंने पहचान कर दी और चारों, मेरा पार्टनर और वो चारों गपशप कर रहे थे। और जैसे ही दूर से उनको भीड़ में 2 लड़कियां बात करते हुए आते दिखाई दी। अब लड़कियां सुंदर थी तो सबके ध्यान उधर चला गया। तो जो आर्थो कर रहा था उसने तुरंत कहा, उनमें एक लड़की लंगड़ाती आ रही थी, तो एक ने तुरंत कहा कि आर्थो वाला जो था उसने कहा सी द केस ऑफ लंबर साइटिका, साइटिका की केस है। तो जो पीजी का तैयारी कर रहा था उसने कहा नहीं नहीं आई थिंक केस ऑफ लंबैगो। और फिर जो एमबीबीएस फाइनल ईयर में था उसने कहा कि नहीं मेरे हिसाब से पाँव में उसको कहीं ना कहीं जख्म है, व्रण है, वुंड है, इसलिए वो लंगड़ाती चल रही है।
तो फिर ये तीनों जो थे, आपने देखा होगा कि जितने भी मॉडर्न स्टूडेंट्स डॉक्टर्स है वो काफी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होता है। तो उन्होंने, मेरा जो पार्टनर था उसके तरफ देख के बोला, तुमको तो कुछ आता नहीं होगा, आयुर्वेद में तो कुछ ऐसा नहीं होता होगा, तुझे क्या लगता है? उसने थोड़ा सा देखा और उसने एक ही कहा कि मेरे हिसाब से उसको कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। वो तीनों ने भी एक उपहासात्मक हंसी दे दी। और जैसे वो लड़कियां नजदीक आके गए और हमें क्रॉस करके चली गई, तो हम चारों भी हक्का बक्का रह गए, क्योंकि उस लड़की के चप्पल का अंगूठा टूटा हुआ था और इसलिए वो घींचते घींचते उसको लेकर चली थी। तो ये तीनों एकदम शॉक हो गया। और वो मेरे पार्टनर के साथ में उन्होंने कहा कि यार तेरा डायग्नोसिस बराबर निकला, तूने कैसे क्या पहचाना? तो उसने थोड़ा सा फिर तुरंत वो भी शाइन में आ गया। उसने कहा हम लोग ग्रास रूट का सोचते हैं, तुम लोग ऊपर का सोचते हैं, हम नीचे से ऊपर तक जाते हैं। तो उसने एक ही कहा कि सिंपल बात थी, यदि उसको कोई पाँव में दर्द होता है या कमर में दर्द होता है या साइटिका होती है, तो वो उतनी हंसी मजाक के साथ उसके फ्रेंड के साथ में बात करती नहीं चलती, वो सिर्फ हाँ ना में बोल सकती थी या उसका चेहरे पे सिकंज आती रहती थी। मैंने यही नोट किया कि वो इतनी हंसी मजाक से जा रहे, डेफिनेटली उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोगों का थिंकिंग पावर ये बेसिक रूट से होता है, इसलिए हम लोग कभी भी प्रैक्टिस में अनसक्सेसफुल नहीं रहते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी बीएमएस के सामने कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर जनरल प्रैक्टिस में कभी भी उतरता नहीं, कभी भी सक्सेस नहीं होता है। इसलिए जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं वो पीजी की तरफ भागते हैं, और कोई भी बीएमएस डॉक्टर जनरल प्रैक्टिस में कभी भी अनसक्सेस होते हुए मैंने नहीं देखा है। उसका कारण ये ग्रास रूट थिंक का होता है। तो इस प्रकार से तुम भी कॉन्फिडेंट रहो और अपनी